Hi everyone, myself Mr. Ramapal. Welcome to my channel Guru Sheetal, class 9th Civics. Chapter is What is Democracy? Why Democracy? Topic will be Features of Democracy. Definition of the democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. अब ये जो डेफिनेशन है इस बात को एकदम स्पष्ट करता है कि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है या नहीं है, क्योंकि आज के समय में इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अब पूरी दुनिया में सभी गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाना चाहते हैं। लेकिन क्या असलियत में ऐसा है? ये देखो, वहाँ पे इलेक्शन भी हो रहे हैं, रूलर्स भी हैं, ठीक है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखते हैं तो कहानी कुछ और होती है। जैसे म्यांमार है, वहाँ पे आर्मी का रूल है, आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है। डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे इन चिले आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अब सऊदी अरेबिया की भी कहानी सुन लीजिए, वहाँ पे राजा राज करते हैं, कोई इलेक्शन नहीं है वहाँ पे। उसे जो राजा है उसे जनता नहीं चुनती है, लेकिन वो राजा है, वो रूलर है। क्यों है? क्योंकि उसका जन्म जो है वो एक रजवाड़े फैमिली में या रॉयल फैमिली में हुआ है। तो क्या इन कंट्रीज़ को हम, इन गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे? अब डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इस डेफिनेशन में कई प्रश्न उठते हैं। जैसे पहला है रूलर्स। अब विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी? ये कौन रूलर्स हैं? कौन से डिसीजन नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल ले सकते हैं डेमोक्रेसी में? अब दूसरा बड़ा प्रश्न जो है यहाँ पे उठता है इलेक्शन। किस तरह का इलेक्शन देश में हो कि वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाए, ठीक है, डेमोक्रेटिकली काम हो। इलेक्शन किस प्रकार से हो जिसे डेमोक्रेटिक इलेक्शन समझा जाए? अब ये पीपल कौन है? कौन ये लोग हैं जो कि रूलर को इलेक्ट कर सकते हैं, या कौन वो लोग हैं जो एज अ रूलर इलेक्ट हो सकते हैं? क्या सभी सिटीजन्स को वोटिंग राइट मिली हुई है या नहीं मिली हुई है? फाइनली, व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? इलेक्टेड रूलर्स क्या अपने तौर तरीके से सरकार चला सकते हैं, या कुछ लिमिटेशंस है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? क्या सिटीजन्स को राइट है, इस बात के राइट है कि उनको सम्मान मिले? तो बहुत सारे प्रश्न हैं। तो लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री कूप किया। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को मिलिट्री की मदद से मुशर्रफ ने उखाड़ फेंका। उस वक्त पाकिस्तान के जो रूलर थे वो प्रेसिडेंट नवाज शरीफ हुआ करते थे। अब परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया? इन्हें तो हटा दिया, जो वहाँ के प्रेजेंट नवाज शरीफ जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। बाद में उन्होंने अपनी डेजिग्नेशन को फिर चेंज करा और अपने आप को फिर प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। फिर 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया, जिससे कि जो उनका टेन्योर है एज ए प्रेसिडेंट वो 5 साल और आगे बढ़ जाए, और 5 इयर्स का और एक्सटेंशन उनको चाहिए था। तो उसके लिए उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम क्या होता है? इट इज़ अ डायरेक्ट वोट इन विच एन एंटायर इलेक्टोरेट इज आस्क्ड टू ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द पर्टिकुलर प्रपोजल। अब जो पाकिस्तानी मीडिया इनके अगेंस्ट हो गई, डेमोक्रेटिकली जो एक्टिव लोग थे, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, लोगों का कहना था कि ये एकदम माल प्रैक्टिस है, जो रेफरेंडम करवाए माल प्रैक्टिस है, फ्रॉड है। तो सन 2002 में मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू कर दिया, जिसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में एक बदलाव लेकर आए, और उस बदलाव से उन्होंने बहुत सारी पावर अपने हाथ में कंसंट्रेट कर ली। वो क्या था कि प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल और प्रोविंशियल जो असेंबलीज है उसको डिसमिस कर सकता है। दूसरा
कि जो भी काम जो सिविलियन कैबिनेट कर रहा है, ठीक है, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उसको सुपरवाइज करेगी। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या थी? ये पूरे मतलब कि मिलिट्री से ही कंट्रोल थी, ठीक है। इसके जितने मेंबर्स थे वो मिलिट्री ऑफिसर्स हुआ करते थे। तो पाकिस्तान में फिर इलेक्शन हुए, लेकिन पावर किसके हाथ में थी? मिलिट्री के हाथ में थी। और मुशर्रफ जो है, उन्होंने अपने आप को तो डिक्लेयर ही कर दिया था कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है। तो वो सारी की सारी पावर जो है वो एक मिलिट्री के हाथ में आ गई थी। परवेज मुशर्रफ उनको लीड कर रहे थे। प्रश्न ये उठता है कि पाकिस्तान को क्या हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे? इलेक्शन तो हुए, ठीक है, लेकिन क्या हम डेमोक्रेटिक कंट्री उसे कहेंगे जहां आम जनता की कोई भी सुनवाई नहीं है, रूलर तानाशाह है? इससे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिकली नहीं हुआ। और ये हमारा फर्स्ट जो है फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है कि इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट with those elected by the people. फाइन। अब हम आते हैं चाइना की तरफ, ठीक है। चाइना की स्टोरी आप सुनिए जरा। चाइना की जो पार्लियामेंट है ना, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्गो रेबल डेबो देहाओ। फाइन। चाइना में हर 5 साल के बाद रेगुलर इलेक्शन होते हैं। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास देश के प्रेसिडेंट को चुनने की ताकत है, ठीक है। और इनके पार्लियामेंट में जो है नियर अबाउट 3000 इलेक्टेड मेंबर्स हैं। मतलब पूरे चाइना से 3000 मेंबर्स जो है इलेक्ट होकर इस पार्लियामेंट में आते हैं। और कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो उनको आर्मी इलेक्ट करती है। Before contesting the election, a candidate needs approval of a Chinese Communist Party. Only the members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied जो है, सिर्फ उन्हीं को अलाउड है टू कंटेस्ट द इलेक्शन। अब मैक्सिको की स्टोरी देखिएगा कि since independence in 1930, Mexico holds an election every after 6 years to choose the president. अब प्रेसिडेंट यहाँ पे ना डिक्टेटर है ना मिलिट्री रूल है मैक्सिको में, लेकिन फिर भी सन 2000 से एक ही पार्टी जो है बार बार जीतती चली आ रही है। पार्टी का नाम है PRI। फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। अब ये क्यों बार बार जीत रही है? अपोजिशन पार्टी भी तो लड़ रही है, लेकिन वो कभी नहीं जीत रही है, क्योंकि PRI जो है डर्टी ट्रिक मतलब कि करता है कि जिससे कि वो इलेक्शन को जीते। फॉर एग्जांपल, सरकारी जो जितने कर्मचारी हैं उनके लिए मैंडेटरी कंपलसरी है कि वो जितनी भी पार्टी की मीटिंग्स होगी उसको अटेंड करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स जो हैं वो फोर्स करती हैं पेरेंट्स को कि आप वोट करिए, किसको? PRI को। और मीडिया जो है टोटली अंडर कंट्रोल। और कई बार ऐसी भी बदमाशियाँ होती हैं, ऐसी भी ट्रिक करते हैं लोग कि जो पोलिंग बूथ होता है ना, जहाँ पे लोग जा कर के वोट देते हैं, वहाँ पे वो सेंटर को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की माल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया हुआ था। तो पैसा भी खूब खर्च करते थे, खूब सारा। तो क्या आप कहेंगे इस डेमोक्रेटिकली ये चुनाव हुआ है? तो चाइना जो है वहाँ पे तो कोई चॉइस ही नहीं है। मैक्सिको में PRI का दबदबा अपना बना हुआ है। तो होल्ड इलेक्शन इज़ नॉट सफिशिएंट एंड पीपल मस्ट हैव ए चॉइस बिटवीन द पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स. So democracy must be based on a free and fair election where those currently in the power has a fair chance to losing. So this is a second and important feature of the democracy. अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी है ना, वो बहुत पुरानी स्ट्रगल रही है, जिसमें लोग डिमांड करते रहे हैं कि उन्हें राइट टू वोट मिले, दैट इज़ अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन अंत में इतने संघर्ष के बाद पूरे विश्व ने इस चीज़ को माना कि राइट टू वोट सभी को मिलना चाहिए। लेकिन आज के तारीख में भी कई जगह हमें इस तरह के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां राइट टू वोट नहीं है। सन 2015 तक सऊदी अरेबिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया की अगर कहानी सुने तो वहाँ सिटीजनशिप रूल जो थी
जो सिटीजनशिप रूल बनाई गई वो इस तरह से बनाई गई कि वहाँ के जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो है, जो कि रशियंस हैं, उन्हें को वोट देने के अधिकार में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मीन्स रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। अब फिजी की कहानी सुनिए। वहाँ पे जो लोकल लोग जो हैं, ठीक है, जो वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, इंडिजीनियस, ठीक है, समझ में आ रहा है, इंडिजीनियस, और जो इंडियन जो हिंदुस्तान से जाकर के किसी वजह से वहाँ पे बस गए थे। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ द इंडियन फिजियन। फाइन। तो ये अब ये भेदभाव की भावना देखिए फिजी में भी नज़र आ रही है। जो डेमोक्रेसी जो है वो बेसिकली इट शुड बी बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट की इक्वलिटी का मतलब ये हुआ कि सभी को वोट देने का अधिकार हो, और किसी को अगर इलेक्शन लड़ना है तो उसको भी वो अधिकार हो। तो इन democracy, each adult citizen must have one vote, and each vote must have one value. So this is the third feature of the democracy. 1980 में क्या हुआ कि जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली। किससे मिली? वाइट माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो उसके बाद जो है ज़ैनू पीएफ जो है, इन्होंने मतलब कि राज करना शुरू करा। इसका फुल फॉर्म क्या है? जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट। ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और रूलिंग पार्टी है जिम्बाब्वे की सिंस 1990 अंडर द लीडरशिप ऑफ मुगाबे, आज़ादी पाने के बाद। अब इनकी कहानी सुनिए जरा मुगाबे की। ये रेगुलर इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन हमेशा यही जीत जाते हैं। प्रेसिडेंट मुगाबे हर इलेक्शन को गलत तरीके से जीतते थे, तो गलत तरीके का इस्तेमाल करते थे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कि बहुत तेज़ी से बदलाव लाते थे। और ये बदलाव क्यों लेकर के आते थे कॉन्स्टिट्यूशन में? जिससे कि उनकी अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही जो है वो कम हो जाए। अपोजिशन पार्टी को खूब हैरास करना, कोई भी जर्नलिस्ट अगर सरकार के अगेंस्ट में बोल दे और बात सही हो तो उसको भी खूब हैरासमेंट उसका भी हुआ करता था। और पब्लिक प्रोटेस्ट या डिमॉन्स्ट्रेशन सबको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। मीडिया टोटली उसके कंट्रोल में था। सिर्फ जो रूलिंग पार्टी है उसी की जो तारीफ में बातें कही जाती थी। तो गवर्नमेंट इग्नोर्ड द कोर्ट जजमेंट ऑल्सो एंड वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज द जजेस ऑल्सो। देखो जजेस को भी जो है प्रेशराइज करा गया कि गवर्नमेंट के ही फेवर में, मुगाबे के फेवर में ही बात करी जाए। तो फाइनली लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और सन 2017 में मुगाबे को फोर्स करा गया कि वो रिज़ाइन कर दें। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट अ पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज नेसेसरी इन द डेमोक्रेसी बट इट इज़ नॉट सफिशेंट। वो सफिशेंट नहीं है। स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ऑपोजिशन को भी सुनना चाहिए। सब लोग इक्वल हों इन द आइज ऑफ द लॉ, ठीक है। और द राइट्स जो है मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। उसका पे किसी सरकार का जो है वो इन्फ्लुएंस ना हो, रूलिंग पार्टी का इन्फ्लुएंस ना हो, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, ठीक है। तो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन the limit set by the constitutional law and the citizens' rights. So this is the fourth feature of the final and the fourth feature of democracy. Right? Thank you so much for listening. Take care of yourself. Keep on reading the NCERT book. Thank you.